दस साल के बाद एक बार फिर से गठबंधन पॉलिटिक्स का दौर लौट आया है। नई सरकार में सहयोगियों की भूमिका बड़ी असरदार हो चुकी है, या यूं कहें कि 10 साल के बाद नई सरकार सहयोगी दलों की बैसाखियों के सहारे होगी। ऐसे में बीजेपी के अंदर सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी सरकार 3.0 बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। कल एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। अब एनडीए संसदीय दल की कल होने वाली बैठक में मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल के नेता चुनने के बाद राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गुरुवार को अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कई सारे सवाल उठेंगे। 5 साल का समय है अभी और राजनीति पल पल बदलने वाली खेल के तौर पे ही आप देखेंगे। हमने इस तरह की राजनीति देश में देखी है लंबे समय तक, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक क्योंकि एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार केंद्र में थी और इसकी वजह से जो कोलिशन गवर्नमेंट की जो टैक्टिक्स होती है, उसकी जो पॉलिटिक्स होती है, स्ट्रैटेजी होती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति से खत्म हुई थी। अब आपको वो तमाम तिकड़म जो है राष्ट्रीय स्तर पे होते हुए संभवतः दिखाई देंगे। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार 8 या 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा माथापच्ची सहयोगियों की डिमांड को लेकर है। दरअसल इस बार एनडीए के घटक दल सरकार में अपना उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी मांग बीजेपी नेतृत्व के सामने रख भी दी है। कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर 240 + 30 करते हैं तो 270 का आंकड़ा बन जाता है और फिर जो छोटे पार्टनर्स हैं आपके, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो पहले से ही एलजेपी लंबे समय से एनडीए का हिस्सा रही है, तो कुल मिलाकर सरकार चलाने में थोड़ी आसानी जरूर होगी, लेकिन इसकी अपनी पेचीदगियां हैं। सहयोगी दलों ने हर 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग की है। इस लिहाज से टीडीपी से 4, जेडीयू से 3, शिवसेना और एलजेपी आरबी को 2-2 मंत्रालयों की उम्मीद है। खास बात यह है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। रेलवे, ग्रामीण विकास और महत्वपूर्ण विभागों पर भी घटक दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि घटक दलों ने ऐसी किसी भी मांग से इनकार किया। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहले अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। सूत्रों के मुताबिक लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लीडर्स को भी न्योता भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस और भूटान के राष्ट्र प्रमुख शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट।
चुनाव के नतीजों के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा चर्चाएं एक लोकसभा सीट को लेकर बढ़ी हैं और वो लोकसभा सीट है बनासकांठा, जहां पर कांग्रेस कैंडिडेट गेनीबेन ठाकुर ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत का परचम लहरा दिया है और बीजेपी को क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने से रोक दिया है। क्या है गेनीबेन ठाकुर की जीत की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत किला। यहाँ पिछले 10 साल से बीजेपी एक सीट भी नहीं हारी और इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर ने बीजेपी के किले में सेंध लगा दी और बनासकांठा में बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। बनासकांठा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की गेनीबेन को 6,71,883 वोट मिले। उन्होंने 30,406 वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रेखाबेन हितेश भाई चौधरी को हरा दिया। बड़ी हमारी वो जीत इसलिए है कि हर पार्टी की एक मैनिफेस्टो होते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी लोगों ने सुना, यकीन किया और प्रियंका जी यहाँ आने पर एक जो माहौल था पहले से वो चेंज होकर कांग्रेस पार्टी के फेवर में माहौल बन गया और जीत की जिम्मेदारी एक मैं ही एक ही नहीं, सभी पार्टी हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, हर कास्ट के लोग हो, साथ मिलकर हम चुनाव लड़े, इसलिए हम जीत पाए। चुनाव प्रचार के दौरान गेनीबेन ने खुद को बनासकांठा की बहन के तौर पर पेश किया। सीधे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, जिसका जमीन पर असर हुआ और बनासकांठा की जनता ने इस बार गेनीबेन ठाकुर को अपना सांसद चुन लिया। बनास की बहन गेनीबेन, मैं पहले से कोई भी लोग मुझे बहन कर बुलाए तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बनासकांठा के सारे युवाओं ने एक ही स्लोगन बना दिया। और मामेरा में हमारा यहाँ की जो संस्कृति रही है कि कोई भी बहन बेटी हो, उसका जो अच्छा प्रसंग हो, कोई त्यौहार हो तो भाई युवा भाई हो या मदर हो फादर हो कुछ देते हैं। तो हमने एक ही बात की, मैं आपके पास कुछ नहीं मांग रही हूँ, मुझे आपका मामेरा चाहिए, लेकिन एक वोट देकर मुझे वोट का मामेरा चाहिए। और ऑल बनासकांठा के सभी कास्ट के लोगों ने वोट देकर मुझे मामेरा का जो एक डिमांड मेरी थी वो पूरी कर दी। हमें लोगों से जो वादा किया है कि हम आपका जो छोटा मोटा काम होगा, आपके बीच रहना होगा, आपके खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ रहेंगे, वो वादा हम निभाएंगे। गेनीबेन की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने चुनाव प्रचार का आगाज बनासकांठा से ही किया था। गेनीबेन का कहना है कि मोदी के बाद प्रियंका गांधी ने उनके समर्थन में रैली की, जिससे बाजी पलट गई। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे वोटर्स है और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी बनासकांठा के बिना भी पाटन हो, दूसरी सीटों में वोट शेयर हमारा बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया। खेत बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के सभी 36 कौम हर कास्ट के लोगों ने 70% वोटिंग करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इस जीत के साथ गेनीबेन व्यक्तिगत रूप से गुजरात कांग्रेस के भीतर एक बड़ी नेता के रूप में उभरी है। गेनीबेन की जीत से कांग्रेस भी गदगद है क्योंकि गुजरात में 10 साल के बाद कांग्रेस का खाता खुला है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे प्यारे गुजरात के आवाम का, देश की जनता का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को, हमारे अलायंस को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया और भाजपा का जो अहंकार था उस अहंकार को देश की और गुजरात की जनता ने तोड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं बनासकांठा के मतदाताओं का कि बनास की बहन को, हमारी बहन को देश की पार्लियामेंट की बहन बनाई है और वहां हमारी आवाज़ गूंजेगी। बनासकांठा सीट का इतिहास कुछ ऐसा रहा कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां जीतती आ रही है। हालांकि ज्यादा वक्त तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। अब बनासकांठा से चुनी गई गेनीबेन ठाकुर गुजरात से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र सांसद होंगी। आज तक ब्यूरो।
अब हम आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के बॉडी बिल्डर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल की दरिंदगी की कहानी। जरा सोचिए, कोई इंसान किसी के साथ मारपीट करे, उसे गोबर खिलाए और यहाँ तक कि जब उसकी हालत खराब हो जाए तो उसके चेहरे पर यूरिनेट कर दे। ये सोचना भी बहुत अजीब लगता है, मगर अहमदाबाद के रहने वाले बॉडी बिल्डर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल पर कुछ इसी तरह के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कई बार कितनी खतरनाक मोड़ ले लेती है, ये इस वाकये से समझा जा सकता है। इस वारदात की शुरुआत होती है अहमदाबाद के एक लड़के के इस रील से, जो उसने फोर्स 24 के नाम के एक जिम में शूट की थी। आप देख सकते हैं कि इस रील में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो चीजें ठीक ठाक हैं, लेकिन इस रील के ऊपर लिखी ये पंक्तियाँ बाकी किसी का भी मूड खराब कर सकती है, क्योंकि पंक्तियों में लिखा है, रोज सुबह अपना मुंह जिम में दिखाकर मेरा दिन खराब करता हुआ। अब ये रील जैसे ही वायरल होती है, रजत दलाल को भी खबर मिलती है और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे जुर्म की जिसका अंत लड़के के अस्पताल पहुंचने और रजत दलाल के हवालात पहुंचने से होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रजत दलाल पहले इस लड़के के घर का पता ढूंढता है, उसे घर से बाहर बुलाता है और अपनी थार गाड़ी में उसे अगवा कर लेता है। इसके बाद इस लड़के के साथ रजत दलाल और उसके साथी कथित तौर पर जो कुछ करते हैं वो न सिर्फ बेहद दर्दनाक है बल्कि शर्मनाक भी है। सबसे पहले तो गाड़ी में मारपीट करते हैं और उसको इतना डरा देते हैं कि वो बुरी तरह से घबरा जाता है। अब दलाल और उसके साथी उससे खुद को गाली दिलवाते हैं और इसका वीडियो शूट करते हैं, लेकिन रजत दलाल का मन इससे भी नहीं भरता। वो लड़के को एक तबेले में ले जाकर उसके मुंह पर गोबर लगाता है, उससे बाथरूम साफ करवाता है, यहाँ तक कि जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके चेहरे पर पेशाब तक कर देता है। अब ठीक उस लड़के की तरह रजत दलाल और उसके साथी अपनी इस करतूत का वीडियो वायरल करने लगते हैं। ये भाई व्हाट्सएप का लिंक डाल रहा हूँ, फॉलो कर लो, कंटेंट वहाँ। अजय भाई लोधा नाम का 19 साल का एक लड़का है। वो चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक 24 जिम नाम का है, वहाँ डेली वो जाता है। वहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी एक दिन आया होगा तो उसके साथ उसने सेल्फी निकाली थी, वीडियो में अपलोड किया और उसमें लिख दिया कि ये जब मैं जिम जाता हूँ तभी आ जाता है और पूरा दिन खराब कर देता है। इसी वजह से जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाम का जो आईडी है रजत 9629 वाला, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलता है, उसको कुछ गलत लगा तो वो इस महिंद्रा थार गाड़ी लेके उसके सोसाइटी में गया और बाद में उसको दूसरी बार फ़ोन किया। लड़का उधर आया तो वो महिंद्रा थार में जो पीछे दो उसके साथ आए थे लड़के, उसने ज़बरदस्ती उसमें गाड़ी में बिठा लिया और बोला कि तूने अपना वीडियो क्यों मेरा नाम खराब करके बिगाड़ रहा है। इसी हिसाब का बंदूक रख के उसको मारपीट किया। पुलिस की माने तो आरोपी इसके बाद लड़के को एक सोसाइटी में ले जाकर उससे उठक बैठक भी करवाते हैं और मुर्गा बनने तक मजबूर करते हैं और आखिर में उसे उसी के घर के बाहर उसकी मां को ये धमकी देते हुए छोड़ देते हैं कि वो उसकी जान ही ले लेता, लेकिन इस बार उसे छोड़ रहा हूँ। पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि पुलिस उसकी जेब में रहती है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसको महिंद्रा थार में बिठा के एक जो तबेला है गाय भैंसों का, वहाँ ले गया और वहाँ लड़की के मुंह पे कुछ गोबर लगाया। बाद में उसको फिर से मारा और अपनी गाड़ी में बिठा के जो एक सोसाइटी का ये अपार्टमेंट मकान है वहाँ ले गया। वहाँ लेके उसको वो सब उसका जो वॉशरूम है सब है, टॉयलेट, वो सब साफ करवाया और बाद में उसको फिर से मारा और मार के जो बेभान हो गया तब उसको वाहन में लाने के लिए हुआ, तब उसको घर पे आके छोड़ दिया। बाद में उसकी मम्मी को बुलाया और मम्मी को बोल दिया अगर लड़का छोटा है इसलिए अभी कुछ नहीं करते वरना हम उसको काट डालते हैं। हम पुलिस ने तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और थार को भी ऑफेंस में रजिस्टर्ड में कब्जे कर लिया है। जाहिर है मामला बेहद संगीन है, लिहाजा जैसे ही इस मामले में लड़के की मां पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है, गुजरात पुलिस रजत दलाल और उसके दो साथी कुणाल राणा और शिवम मलिक को गिरफ्तार कर लेती है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद के साबरमती में रहने वाले ध्यान लोढ़ा ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। इस वीडियो को लेकर रजत इतना आक्रोशित हो उठा जिसके बाद उसने ध्यान को
उसी के घर से अगवा किया और अगवा करके रजत ने जिस प्रकार से बेदर्दी से ध्यान के साथ जो भी हरकतें की हैं, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए फ़िलहाल हम ध्यान के परिवार के साथ मौजूद हैं, ध्यान के घर पे पहुंचे हुए हैं। ध्यान की माता हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, क्या हुआ था? एक्चुअली उसने मैसेज का एक ही रिप्लाई दिया था, जैसे वीडियो में एक कमेंट्स लिखा था कि रजत दलाल, सुबह सुबह उठकर तेरा चेहरा देखता हूँ तो दिन बिगड़ता है। बस इतना सा मैसेज का उसने बेदर्दी से जो उसका बदला लिया है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। बेटा बेटा करके उसको फ़ोन किया पहले, बोले तू कहाँ है, बोले तूने क्या वीडियो में क्या कमेंट डाला है, बोले क्या भैया, वो रिस्पेक्ट से बोल रहा था, भैया क्या, बोले जो कमेंट डाला है वो, बोले भैया अगर आपको बुरा लगी है कमेंट में कुछ ऐसा लगा है तो मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, तूने किया क्यों ऐसा, तो बोले भैया मैं सॉरी बोलने को भी तैयार हूँ। बोले एक काम कर, तू अपना लोकेशन मुझे भेज, हम तेरे घर पर ही आते हैं, उस साइड ही आते हैं, फिर तू मेरे को डिलीट करके दे। तो उसने बोला पहले कि भैया मैं फ़ोन पे कर देता हूँ ना, बोले नहीं तू लोकेशन भेज ना, हम आ रहेंगे। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना, तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर किया। लोकेशन पे आने के बाद उसने वापस फ़ोन किया, बेटा बोले हम आ गए, तू कहाँ है, फ़ोन लेके आ जा। तो फ़ोन लेके आ गया, वो ब्लैक गाड़ी में आए थे, फ़ोन लेके गया, उसने दरवाज़ा खोला, बोले तो बोले भैया लो ये मैं जो आपने जो कमेंट का मैंने जो रिप्लाई दिया है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, ऐसा हो तो। बोले एक काम कर, यहाँ बैठ के कर। बोले नहीं भैया मैं खड़ा सही हूँ। बोले नहीं नहीं, अरे आया है तो बैठ के कर ना, आजा बाजू में। जिस तरह से मतलब उसको प्यार से बोल रहा था ना, तो जैसे ही गाड़ी में बैठा ना, वैसे ही उस बंदे ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे जो बंदा बैठा था ना उसको दबोच लिया। गाड़ी के कांच ब्लैक थे, उसको बोलने का मौका या चिल्लाने का मौका नहीं दिया। गाड़ी को टर्न लेके वो तुरंत ही वहाँ से निकल गए। तो किसी को जानती नहीं थी। मुझे उसके वीडियो जब वायरल हुए ना, तब पता चला। उसके दोस्त सब आने लगे, बोले क्या वीडियो बनाए, उसको नहीं पता था कि वो वायरल करेगा। उसने बताया नहीं, डर के मारे। पहले तो आ गया ना, तो उसने बताया नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। घबराया था, दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। मैंने लगा खोलते से ही बोले मम्मी थोड़ी देर मुझे, नहीं नहीं बाद में खोलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आए, शायद उसने वीडियो देखा होगा एक आधा। फिर उसके दोस्त आए उसके, बोले, मैंने बोला ध्यान दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो उसके दोस्तों ने बहुत ज़बरदस्ती से दरवाज़ा खोला। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद वो बहुत डरा हुआ था। बोले मम्मी मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, हमको उम्मीद है कि हमको न्याय भी मिले, हमको प्रोटेक्शन भी मिले। पापा रजत दलाल लिखा है उसके आईडी पे। पापा रजत क्या, मेरा आदमी इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको। उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है। बोले मैं मेरे बच्चे को क्या 4 बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी। उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई। 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए, क्या बड़ा बनने जा रहा है अब। आपको धमकी भी आपको भी थी? मेरे को धमकी दी है। वहाँ उसके दोस्त खड़े थे, कोई बेचारा उसका दोस्त आज वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया। बोले अगर पुलिस में गए या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना, तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है। हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापस उसके पास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है। जी, आपको भी डर लग रहा है जिस तरह से पीटा गया है आपके नाती को? हाँ, डर तो लग ही रहा है ना। मेरा बेटा है, लड़के का लड़का, तो दुख नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बोलो, दुख तो होता ही है ना। तो ध्यान के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उम्मीद है आपको पुलिस से, क्योंकि जिस तरह से दीप्ति जी बता रही हैं कि बेल मिल गए हैं आरोपियों को, क्या आपको उम्मीद है अब आने वाले दिनों में? मैं सरकार से यही अपील करूंगा, हज संघवी साहब से भी यही अपील करूंगा कि सरकार हमको पूरा सपोर्ट करे, सहयोग करे। फिलहाल रजत और उसके दोनों जो दोस्त थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन तीनों को बेल मिल गई है। परिवार कहीं ना कहीं डरा हुआ है। परिवार को ये डर है कि अगर उन्हें बेल मिल गई है तो कहीं वो फिर से आके इन्हें मारे पीटे नहीं। इस प्रकार के डर के साथ उन्हें उम्मीद है पुलिस से, प्रशासन से। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। सूरत में हरियाली से सजा एक थाना ग्रीन पुलिस स्टेशन के नाम से बड़ा मशहूर है। इस पुलिस स्टेशन में 900 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। दीवारों पर भी पर्यावरण से जुड़े हुए संदेश हैं। ये हरा भरा पुलिस स्टेशन पर्यावरण जागरूकता की मिसाल बन गया है।
कोना हरियाली से सजा है। हर दीवार पर पर्यावरण बचाने का संदेश है। पहली नजर में देखकर कोई भी अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि ये एक पुलिस स्टेशन है। इस हरियाली ने सूरत के कापोद्रा पुलिस स्टेशन को नई पहचान दिला दी है। पूरे स्टेशन परिसर में 900 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। ये हरियाली पुलिस स्टेशन में आने वालों को सुखद एहसास देती है। हमारा कापोद्रा पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी वृक्ष थे, लेकिन काफ़ी ऐसी भी जगह थी जहाँ पे वृक्ष नहीं थी और बड़ा एरिया हमारा है, तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की, क्यों ना कापोद्रा पुलिस स्टेशन को एक ग्रीन कापोद्रा पुलिस स्टेशन बनाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में तरह तरह के लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, आरोपी आते हैं और कोई अच्छे लोग भी आते हैं जो पुलिस स्टेशन की सेवाएं लेते हैं। तो इन लोगों के लिए और हमारी पुलिस कई बार काफ़ी स्ट्रेस में काम कर रही है, तो उसका स्ट्रेस फ्री हो और वर्क एफिशिएंसी बढ़े और लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सके, इस हेतु से हमने एक ग्रीन पुलिस स्टेशन का स्टार्ट किया और तरह तरह के कुल 900 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और पूरा पुलिस स्टेशन को एक पेड़ों से सजाया है। और हमारा प्रयास है ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहे और बाहर से आने वाले लोग और हमारे पुलिस अच्छे वातावरण में काम कर सके। पुलिस स्टेशन परिसर में गमले में लगे छोटे पौधे हरियाली की रंगत को और बढ़ा रहे हैं। ये पेड़ पौधे बेहतर वातावरण के साथ साथ पुलिस स्टेशन में आने वालों को गर्मी से राहत देने का काम भी करते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों और पर्यावरण बचाने के संदेशों के साथ इस पुलिस स्टेशन ने बेहतरीन मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।